चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 862 एंड फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहता है, पहले वी विल फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द कीवर्ड्स। तो पहला कीवर्ड हमें देखा, यहाँ पे डांस है, यहाँ म्यूज़िक है, फिर यहाँ पे शो है, देन वी हैव क्लासिकल बैले, जैज। सो बेसिकली हमने जो कीवर्ड्स देखे, वी आर थिंकिंग ये जो टॉपिक है ये हमारा डांस के ऊपर है, डांस हो गया, डांस शोज हो गए, तो ये हमारा इन पे हमारा कॉन्टेक्स्ट इज डांस। तो ऑल्दो ये यहाँ पे भी गिवन होता है हमारा, बट येट वी विल नॉट फाइंड आउट फ्रॉम बाय रीडिंग दिस, बिकॉज ये जो चीज़ होती है ये अवेलेबल नहीं होता इन द एग्ज़ाम। तो हमको खुद चीज़ें देख के पढ़ के देखना पड़ेगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो डांस, म्यूज़िक, स्टोरी, जैज, इन चीज़ों से वी विल कम टू नो कि ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टू द ब्लैंक। तो डांस हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी म्यूजिकल। तो यहाँ पे हमारा है इन सम डैश डांस नंबर्स आर इंक्लूडेड एज एन excuse to add to the color and spectacle of the show. So in some cases, because this is a collocation, तो ये हमें पता है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि कुछ केसेस में ऐसा, कुछ केसेस में वैसा. So in some cases is the right answer. In some times will not make sense. In some brief, in some extent it doesn't make sense. So it will, in some cases is the right answer. Then we go to the next blank. इसका कौन सा है full stop? यहाँ full stop है हमारा. In some cases, dance numbers are included as an excuse to add to the color and spectacle of the show, but dance is more effective when it forms an integral part of the prowess, plot, phenomenon, roundabout. So obviously we're talking about a show. Show is like drama. तो drama में क्या होता है? There is a plot to it. There is always a story to it. So यहाँ पे क्या आना चाहिए था? Plot आएगा. As an example, in Richard Rogers on Your Toes, in which the story about classical ballet meeting the world of jazz enabled dance to be introduced in a way that rather than interrupts the drama. तो यहाँ पे हमारा बेसिकली हेल्प कर रहा है कीवर्ड, वो है रादर. रादर क्या करता है? रादर इज अ कंट्रास्टिंग कीवर्ड विच एड समथिंग पॉजिटिव को नेगेटिव में ऐड करता है और नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐड करता है. तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इंटरप्ट. इंटरप्ट इज नेगेटिव. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या देखते हैं? यहाँ पे क्या है? इंट्रोड्यूस इन अ वे दैट इनकम्पर्स, इन्हांसेस, लेवल्स या क्रम्पल्स. क्रम्पल्स अब वापस एक नेगेटिव हो गया. लेवल होता है बराबर हो गया. सिर्फ एक इन्हांस है जो हमारा उसको बेटर कर रहा है. सो केसेस, प्लॉट एंड इन्हांसेस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टू क्वेश्चन नंबर 861. यहाँ पे लिखा हुआ है टीनेज डॉटर, बट हम वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द कीवर्ड्स जो हमको आगे ये बताएंगे कि हमारा कीवर्ड कौन सा हमको मैटर करता है. सो यहाँ पे लिखा है टीनेज डॉटर, टॉप मार्क्स इन स्कूल, debate team. Then we have shelter for homeless people नहीं है. Then how can teens be so clever, accomplished, responsible and reckless? Children's hospital, unique structure and chemistry of the adolescent brain, these sharp brains, environment. So basically by looking at this we know कि it is about talking about children, about schools, so maybe about their mindset. तो ये उसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है. Then now we will go to the blank. Blank हमारा कैसे है? How can teens be so clever, accomplished and responsible and reckless? हाँ, so देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ लिखा है how teens can be so clever and accomplished. Basically ये एक पॉजिटिव है, accomplished एक पॉजिटिव है, responsible एक पॉजिटिव है and reckless क्या है? एक नेगेटिव है. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि प्लस 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 एंड नेगेटिव एट द सेम टाइम, कि कैसे वो एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं सेम टाइम पर. ठीक है, तो इस ब्लैंक का हमारा हाउस कौन सा है? easily according to two physicians at Children's Hospital Boston, Harvard Medical School, who has been dash the unique structure and chemistry. ठीक है. So Children's Hospital Boston and Harvard Medical School, who has been dash the unique structure and chemistry of the adolescent brain. तो बेसिकली हमारे पास ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बॉस्टन एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली ये हमारे स्कूल जो हमारी ये बेसिकली ब्रेन को, स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो दे आर एक्सप्लोरिंग. एक्सपोज होता है खुलासा करना, इनमरेटिंग इज नथिंग एल्स, इज एक्सप्लेनिंग होता है इसको समझाना. तो वो क्या कर रहे हैं? उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं द यूनिक स्ट्रक्चर को एंड केमिस्ट्री ऑफ द एडोलेसेंट ब्रेन को. द टीनेज ब्रेन इज नॉट जस्ट
एंड ब्रेन विथ फ्यूअर माइल्स ऑन इट। जो हमारा टीनेज ब्रेन होता है एम्पल होता है बहुत सारा, एडल्ट होता है मैच्योर, एडल्टहुड अबंडेंट होता है बहुत सारा। तो बेसिकली ब्रेन की हम एक एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम्पल ब्रेन या एडल्ट ब्रेन, तो एम्पल नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी एन अडल्ट ब्रेन। तो ये ब्लैंक देखते हैं, ये है हमारा इट्स अ पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ ओके। हम वी आर टॉकिंग अबाउट, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अडोलेसेंस की, अडोलेसेंट ब्रेन की। व्हाट इज अडोलेसेंट? अडोलेसेंट होता है कि जब हमारा ब्रेन बड़ा होना शुरू होता है, पहले हम वी आर इन अ चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड्स के बाद हम बड़े होते हैं, वी बिकम अडोलेसेंट, देन वी बिकम एडल्ट्स। तो जब ग्रोइंग ब्रेन को हम बोलते हैं अडोलेसेंट, तो वो उस वक्त जो हमारा ब्रेन होता है इट्स इन द डेवलपमेंट फेज, तो इट्स अ पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लैंक पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फुल स्टॉप है यहाँ पे। रिसर्च ड्यूरिंग द पास्ट 10 years powered by technology such as functional magnetic resonance imaging has revealed that young brains have both few hold either fast growing synapses and sections that remain unconnected। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उनके पास फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सेस होते हैं और सेक्शन हैं जो अभी कनेक्टेड भी नहीं है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों हैं उनके पास। तो दे हैव फ्यू और आइदर होता है दोनों में से एक। तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे और होना चाहिए था अगर यहाँ पे आइदर होता। तो यहाँ पे होल पूरा पूरा यहाँ पे सेंस नहीं बन रही है। तो ये दो बातें अलग अलग हैं। इनके पास ब्रेन के पास फास्ट ग्रोइंग सिनेप्सिस भी है एंड उसके पास सेक्शंस हैं दैट रिमेन अनकनेक्टेड। तो यहाँ पे आना चाहिए बोथ। दिस लीव्स टीन्स इजीली influenced by their environment and more prone to impulsive behavior even without the यहाँ पे हमारा ये फ्रेजल वर्ब लगेगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक प्रेपोजिशन है ऑफ। तो जब ऐसा प्रेपोजिशन यहाँ पे साथ में हो तो हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ, इम्प्रेस ऑफ, इम्पेयर ऑफ, इम्पोज ऑफ। तो यहाँ पे बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ ज़्यादा हमने सुना होता है, तो इट्स इम्पैक्ट ऑफ। इम्प्रेस बाय होता है, इम्पेयर के साथ ऑफ नहीं जाता, इम्पोज बाय होता है, तो यहाँ बेसिकली हमारा इम्पैक्ट ऑफ जाएगा। एक बार आंसर चेक करते हैं। तो वी हैव एट द सेम टाइम एक्सप्लोरिंग एडल्ट डेवलपमेंट बोथ एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इट्स अबाउट डिजिटल मीडिया, पर वी विल फाइंड आउट बाय ओन एनालिसिस कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे है डिजिटल मीडिया, देन वी हैव इंटरनेट, देन वी हैव इमेजेस, कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन हार्डर सिचुएशन, ग्रोथ ऑफ आईपी लॉ, इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, आईपी प्रोटेक्शन, ओपन एक्सेस, क्रिएटिव कॉमन मूवमेंट, कंट्रोल ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं विच ये बताता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम्स जहाँ पे हमारा बेसिकली व्हाट इज आईपी प्रोटेक्शन, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कि हमने कुछ चीज़ खुद से सोची है उसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि कोई और उसको कॉपीराइट ना कर ले, कोई उसको कॉपी ना कर ले, तो हमको उसको कॉपीराइट करने को हम क्या बोलते हैं, आईपी प्रोटेक्शन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ आईपी लॉ, मतलब हमें हमारी मेहनत है उसको कोई कॉपी ना कर ले। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द ब्लैंक्स। Digital media and the internet have made the sharing of text, music and images easier than ever. The dash of copyright restriction harder. ठीक है, images easier than ever and the, तो यहाँ पे होना चाहिए एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन हार्डर। इन्फोर्समेंट क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो हमारा आजकल क्या हो गया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट जो शेयरिंग ऑफ टेक्स्ट, म्यूजिक, इमेजेस हो गया वो बहुत इजी हो गया। हम किसी को भी म्यूजिक भेज सकते हैं, किसी को भी हम टेक्स्ट इमेजेस भेज सकते हैं, तो उसको अब बचाना बहुत टफ हो गया। अब कोई भी किसी से भी कोई किसी की इमेज, किसी की फोटो, किसी का म्यूजिक कोई वो अब कॉपी कर सकता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया। तो उसको डिफिकल्ट हो गया उसको लागू करना, जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है उनको रोकना डिफिकल्ट हो गया बहुत। इन्फोर्स करना होता है, लागू करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इन्फोर्समेंट। दिस सिचुएशन हैज इनकरेज द ग्रोथ ऑफ आईपी लॉ and dash increased in industrial concentration on extending and policing IP protection. The situation has encouraged the growth of IP law and dash increased industrial concentration and has equated, grappled, straggled and prompted. Basically यहाँ पे आना चाहिए कि जो सिचुएशन है उसने क्या किया है, आईपी लॉ को, उसकी ग्रोथ को प्रमोट किया है, बिकॉज लोग आजकल ज़्यादा मतलब दे आउट क्राई करते हैं कि नहीं हमारा मटेरियल, मेरा म्यूज़िक, मेरा इमेजेस, मेरी फ़ोटो स्टोरी हो रही हैं, जिसके कारण आईपी लॉ जो है ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया है। और जिसके कारण क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन ऑन एक्सटेंडिंग एंड पॉलिसिंग आईपी प्रोटेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने ज़्यादा उसको बढ़ावा देना शुरू किया है। तो बढ़ावे को हम क्या बोलते हैं,
प्रॉम्प्टेड, तो कि हमको ये करना पड़ेगा, चाहिए, नीड ऑफ द आर, while also leading to the growth of an open access or creative commons in movement which ओके तो यहाँ पे क्या है, तो एक बार वापस से ब्लैंक पढ़ते हैं. दिस सिचुएशन हैज़ इनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ IP लॉ एंड प्रॉम्प्टेड इंक्रीज इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन ऑन एक्सटेंडिंग एंड पॉलिसिंग IP प्रोटेक्शन while also leading to the growth of an open access or creative commons movement which सच कंट्रोल ऑफ नॉलेज. तो इस सच कंट्रोल को क्या कर रहा है, ये चैलेंज कर रहा है कि मतलब भाई कि नहीं, इतना जो ओपन एक्सेस है, हर चीज़ को ओपन एक्सेस है, तो IP प्रोटेक्शन को वो चैलेंज करेगा. नॉलेज एंड कंपैरिजन, पेनमैनशिप, क्वेश्चन एंड क्रिएटिविटी. नॉलेज के साथ हमारा ज़्यादातर बात करते हैं क्रिएटिविटी की. सो द आंसर शुड बी क्रिएटिविटी. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 446. पहले हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे. सो कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास पहले हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, क्लास पार्टिसिपेशन, देन वी हैव नंबर ऑफ एब्सेंसेस की कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, देन वी हैव द इंस्ट्रक्टर जो हमारा टीचर होता है, देन अगेन वी हैव द क्लास, सेमेस्टर, प्रोसीजर, अटेंडेंस. बेसिकली हमारा ये सारा क्या बता रहा है हमको, इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि इट्स अबाउट क्लास पार्टिसिपेशन, इट इज़ अबाउट स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट सेमेस्टर्स. मतलब ये कुछ टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली हमारा टीचिंग से हमारा बेसिकली लिंक्ड है ये. ओके तो ब्लैंक पे चलते हैं. बिकॉज द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एक्सपेक्टेड क्लास पार्टिसिपेशन एंड द नेचर ऑफ द कोर्सेज वेरी, नो फिक्स नंबर ऑफ एब्सेंसेस इज डैश टू ऑल सिचुएशंस. तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अलग अलग क्लास में अलग अलग कोर्सेज में सब कुछ अलग होता है. तो वी कैन नॉट फिक्स कि कौन सी कितनी छुट्टियाँ कब कब कोई बंदा ले सकता है. कि कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पे वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक हॉलीडेज, कहीं होता है कि हम वर्क फ्रॉम होम मतलब स्टडी फ्रॉम होम भी कर सकते हो. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोई एक एप्लीकेबल नहीं है टू सारे सिचुएशंस को, कि देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ एब्सेंसेस, कि कब एब्सेंट होना है वो कुछ एप्लीकेबल नहीं है. कुछ हम फिक्स कर देंगे भाई कि 4 छुट्टियाँ हम ले सकते हैं पूरे साल में हर कोर्स के लिए, तो ऐसा हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो ईच इंस्ट्रक्टर कौन होता है, टीचर होता है. तो टीचर का क्या काम होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग. तो ईच इंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्लियर. तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को समझ आया या नहीं आया, उसके क्या रूल्स हैं प्रोसीजर्स हैं, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबल है उसको बताना. At the beginning of the semester is his or her, मतलब मैं रूल्स बोला था, रूल्स को दूसरा नाम करता पॉलिसीज. तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहली क्लास की बिगनिंग में, सेमेस्टर की बिगनिंग में बता दे कि उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं. टेम्पर्स, फीचर्स एंड स्टीरियोटाइप्स कभी भी हम टीचर के लिए यूज़ नहीं करते हैं. हमें टीचर क्या पॉलिसीज एंड रूल्स बनाती है. ठीक है. ईच इंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग clear to the class at the beginning of the semester his or her policies and procedures in किसके, ये पॉलिसीज किसके रिस्पेक्ट में होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू द क्लास अटेंडेंस की. कि कई कई स्कूलों में कहते हैं जी हमारी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, कई स्कूल कहते हैं जी 60% होनी चाहिए. तो हर के जो ये डिफरेंट रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं ये हमारा किस किस रिस्पेक्ट में है, किस रिगार्ड में है. तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्लास अटेंडेंस, तो यहाँ पे एडिशन, रिगार्ड, प्रोपोर्शन या कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे आना चाहिए रिगार्ड. तो आंसर शुड बी एप्लीकेबल, रिस्पॉन्सिबल, पॉलिसीज एंड रिगार्ड. चलिए अगला हमारा टॉपिक है द साउंड स्पीड. देखते हैं हमारे कीवर्ड्स. तो यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ साउंड, देन वी अगेन वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, देन अगेन वी हैव टेम्परेचर है, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे फिर से है. तो बेसिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट, हमारे ये बात कर रहा है स्पीड ऑफ साउंड की, हमारा कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं कि हमारा साउंड कम ज़्यादा, किसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा होती रहेगी. ठीक है. तो पहले ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं. इस ब्लैंक का जो हमारा फुल स्टॉप है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ साउंड डैश डिक्रीज अंटिल अबाउट 36,000 फीट. कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो हमारे टेम्परेचर भी हमारा कम होता रहता है और जो स्पीड ऑफ साउंड भी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर तो हमारा कम होता ही होता है, तो यहाँ पे एंड लिखा है, तो यहाँ पे मतलब स्पीड ऑफ साउंड भी कम होएगी. तो दो चीज़ें कम हो रही हैं. यहाँ पे लिखा है डिक्रीज मतलब कम होना. तो टेम्परेचर भी और स्पीड ऑफ साउंड भी बोथ क्या होंगे,
डिक्रीज होंगे कब तक, जब तक हम ऊपर 36,000 फीट तक नहीं चले जाते। आफ्टर दैट द टेम्परेचर opposes remains plots और mutates। तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ सिर्फ एक वर्ड जा सकता है विच इज रिमेन्स। तो एज द टेम्परेचर रिमेन्स स्टडी, स्टडी मतलब सेम, अंटिल अबाउट 60,000 फीट, जब तक हम 60,000 फीट तक ऊपर नहीं चले जाते तब तक हमारा टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। ये क्या कह रहा है कि जैसे अर्थ से ऊपर जाना शुरू करेंगे 36,000 फीट तक हमारा टेम्परेचर घटेगा, यहाँ लिखा है डिक्रीज। उसके बाद 36,000 से 60,000 के बीच में हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सेम, रिमेन सेम, कुछ चेंज नहीं होएगा। देखा है, स्टडी, रिमेन्स स्टडी। फिर नेक्स्ट है विद इन दैट 60,000 फुट रेंज, मैक 1 इज अबाउट 661 माइल्स पर आवर। बिकॉज ऑफ द डैश इट इज पॉसिबल फॉर एन एयरप्लेन flying supersonic at high altitude to be slower than a subsonic flight at sea level। तो बेसिकली क्या करें, अब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे जब हम ऊपर जा रहे हैं कि 36,000 पे एक अलग है, 36,000 से 60,000 पे स्पीड पे अलग है। तो ये क्या है हमारी, ये वेरिएशंस है, मतलब कि मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं हमारा जो वेदर टेम्परेचर है वो चेंज होता रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। यहाँ वेराइटी, वेरिएशन, वेंटिलेशन और सिमिलैरिटी, ये कुछ भी नहीं जाता। वेंटिलेशन होता है कि कमरे में हवा आना, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। वेराइटी और इसकी बहुत, कपड़ों की में बहुत वेराइटी है। सिमिलैरिटी मतलब सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ अ वेरिएशन इट इज़ पॉसिबल कि ये ऐसा होता है। द ट्रांसोनिक बैंड एक्सटेंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो हेल्प है, एक एक्सटेंड्स लिखा है और एक यहाँ पे अराउंड लिखा है। तो एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जो एक्सटेंड्स और अराउंड के साथ, दोनों के साथ वो जाए। तो एक्सटेंड्स नियर अराउंड, एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड, एक्सटेंड्स विद अराउंड, एक्सटेंड्स इन अराउंड। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटेंड फ्रॉम कि एक्सटेंड करता है कि कहीं से लेके कहीं तक जाएगा, तो एक्सटेंड फ्रॉम दिस टू दैट, तो एक्सटेंड फ्रॉम से आगे जाएगा वो। व्हेन द फर्स्ट सुपरसोनिक शॉक वेव्स डाइवर्ज फ्रॉम, एट टू, प्रिवेंट फ्रॉम, फॉर्म ऑन। तो ये क्या है कि एक जो सुपरसोनिक वेव है, जो सुपरसोनिक हमारी वेव है, ये हमारे विंग के ऊपर फॉर्म हो जाती है। तो इट फॉर्म ऑन द विंग व्हेन द एंटायर विंग हैज़ गॉन सुपरसोनिक। पेपर आंसर चेक कर लेते हैं। देन वी हैव बोथ रिमेन्स, वेरिएशन, फॉर्म एंड फ्रॉम। ठीक है, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। एंड आज हमने 5 टॉपिक करे हैं एंड वी विल डू नेक्स्ट 5 टुमारो।